हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लूसेंट जीके की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और साइंस ये सारे आपके कवर हो जाएंगे। तो जीएस के जितने भी पार्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। सिर्फ करंट अफेयर बचता है। करंट अफेयर के लिए मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लेकर आता हूँ इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पे नए हैं। आपको इससे करंट अफेयर मिला के और जीएस के सारे जो भी पार्ट हैं वो लूसेंट जीके के अंतर्गत कवर हो जाएंगे। तो टोटल आपका जीएस कवर हो जाएगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला जो पार्ट है वो इतिहास का पार्ट है, जिसमें आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि भारतवर्ष का जो है, भारत का नाम है भारतवर्ष, और यहाँ के जो लोग निवासी हैं उनको भारतीय या भारत की संतान जो नाम प्राप्त हुआ है वो कहाँ से है। ये महाकाव्य पुराणों में ये बताया गया है। भारतवर्ष तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। उसके अलावा यूनानियों ने इसे इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। तो सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन आता है भारतवर्ष या भारतीय यानी भारत की संतान, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है भारत का नाम, तो ये महाकाव्य पुराणों से प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पे बताया गया इसके बारे में। उसके अलावा भारत का इतिहास का जो अध्ययन की सुविधा के 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो अभी हम इस भाग में प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं उनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो भारतीय इतिहास के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो यहाँ पे धर्म ग्रंथ जो हैं उसमें कौन कौन से हैं? तो धर्म ग्रंथ में सर्वप्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो वेद हैं। वेद चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, टोटल 4 वेद होते हैं। ये ध्यान रखिए आप, टोटल आपके 4 वेद होते हैं। 4 में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। उसके अलावा पुराण आते हैं। उसके बाद पुराण में जो इम्पोर्टेंट पुराण है वो विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। उसके अलावा फिर स्मृति ग्रंथ भी होते हैं। स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त होती है ऐतिहासिक काल के बारे में। ये शुंग काल के जो है मानक ग्रंथ मानी जाती है। उसके अलावा नारद स्मृति भी है। और जातक जो है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन है। तो सिंपल से क्वेश्चन हो सकता है जातक में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों का वर्णन किया गया है। उसके अलावा कथावस्तु जो है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य के जो ग्रंथ है उनमें प्रारंभिक इतिहास जो है जैन धर्म का कल्पसूत्र में बताया गया है। उसके अलावा भगवती सूत्र है, जिसमें महावीर के जीवन के समय और उनके जो भी व्यवहार हैं लोगों के साथ उसके बारे में वर्णन किया गया है। सिंपल सा भगवती सूत्र में आप किस बात चीज़ का वर्णन किया गया है? ये जो भी 2 ग्रंथ है, एक जातक, ये बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के जन्म के पहले। इसी प्रकार जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास वो कल्पसूत्र। इसके अलावा चाणक्य अर्थशास्त्र है, और इसमें कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगणी, ये भी ऐतिहासिक काल के स्रोत के रूप में इसका जो रचयिता है कल्हड़ द्वारा रचित है ये राजतरंगणी। इसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। और कल्हड़ जो हैं ये पहले लेखक थे जिन्होंने संस्कृत में इतिहास लेखन का प्रयास किया। चचनामा जो है अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत है इसमें चचनामा में। सिंपल से क्वेश्चन अगर हम MCQ की बात की जाए तो राजतरंगणी किसके द्वारा रचित की है? कल्हड़ के द्वारा। इसमें क्या वर्णन किया गया? कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कल्हड़ कौन थे? तो इन्होंने इतिहास को संस्कृत में लिखने का प्रयास किया पहली बार। उसके अलावा चचनामा तो ये अरबों की सिंध विजय का इसमें वृत्तांत है। चचनामा में पाणिनि का अष्टाध्यायी, ये संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक। अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत भाषा के व्याकरण की पहली पुस्तक है। किसके द्वारा रची गई है? पाणिनि के द्वारा रची गई है। उसके अलावा गार्गी जो है ये ज्योतिष ग्रंथ है। ये किसके द्वारा रचित की है? कात्यायन द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा इसमें जो वर्णित है, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है आपके। गार्गी किसका ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष के अलावा इसमें और क्या वर्णित है? यवन आक्रमण का उल्लेख किया गया है। किसके द्वारा रचित है? कात्यायन द्वारा रचित है। पतंजलि का महाभाष्य जो है पतंजलि द्वारा रचित है। ये शुंग शासक थे उनके इतिहास के बारे में इसमें आपको जानकारी मिलती है।
उसके अलावा यूनानी रोमन लेखक जो हैं इनके भी जो ये कथा वृत्तांत या यात्रा वृत्तांत है या जो भी इनके द्वारा लिखित पुस्तक है उससे हमें उस समय के ऐतिहासिक समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। वेद, वेद जो है इसमें सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं 2-3 हैं, जैसे कि इसमें कितने मंडल और सूक्त हैं, तो 10 मंडल और 28 सूक्त हैं। इसके अलावा इसको पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता है। और इसमें क्या वर्णित है, तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। उसके अलावा 10 मंडल टोटल है। जो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र द्वारा रचित है और इसमें गायत्री मंत्र की रचना है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और 8वां मंडल जो है वो हस्तलिखित है। इसमें ऋचाओं को खिल कहा जाता है, यानी 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। और 10वां मंडल जो है ये इसमें चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। चतुष्वर्णीय जो 4 समाज हो, जो 4 वर्ण के बारे में बताया गया है वो 10वां मंडल में बताया गया है। 4 वर्ण जो हैं वो क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें इंद्र के लिए 250 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। सबसे ज़्यादा ऋचाओं की इंद्र के लिए और फिर अग्नि के लिए इसमें है। टोटल 1028 सूत्र है और 10 मंडल है। तो ऋग्वेद के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो इतने ही हैं। टोटल इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, MCQ इसी से हो सकते हैं। यानी इसको पढ़ने वाले इसी को क्या कहा जाता है, होर्त कहा जाता है। कितने मंडल, कितने सूक्त हैं, उसके अलावा इसमें क्या वर्णन किया गया है, तो इस किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो आर्यों के राजनीतिक प्रणाली इतिहास के बारे में। उसके अलावा गायत्री मंत्र की रचना किस अध्याय में है, किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। 8वें मंडल में खिल जो है वो 8वें मंडल में हस्ती ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की जो है कल्पना उसमें 10वें मंडल में की गई। इतने ही ऋग्वेद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। यजुर्वेद की बात की जाए तो गद्य पद्य दोनों में है। तो कौन सा वेद गद्य पद्य दोनों में, तो यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, अथर्व कहा जाता है, सिंपल। सामवेद जो है ये भारतीय संगीत का जन्म माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाएँ। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उदातु कहते हैं, उदातु कहते हैं इसके पाठकर्ता को। अथर्ववेद जो है ये, इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है ये। और इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण आदि विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा समान मनुष्य के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। तो अथर्ववेद जो है ये अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इनमें पूजा अनुष्ठान इसके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसमें जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभी वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है वो अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो 6 वेदांग जो है कौन कौन से, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। टोटल 6 वेदांगों की रचना की गई है वेदों को भली भांति समझने के लिए। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए टोटल कितने वेदांगों की रचना की है, 6। उसमें कि कौन कौन से हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो वेद के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इतने ही बन सकते हैं। टोटल आपको जो जितने बताए गए हैं इससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके अलावा आते हैं पुराण पे। तो पुराण जो है ये, पुराण के रचयिता जो हैं वो लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र पुरुषव माने जाते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 है, नहीं तो 18 है। तो इनकी टोटल 18 पुराण है, जिनमें से केवल 5 कौन कौन से, मत्स्य यानी जिसमें आंध्र सातवाहन राजवंश के बारे में बताया गया है, वायु जिसमें गुप्त वंश के बारे में बताया गया है, और विष्णु जिसमें मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ब्राह्मण और भगवत इतने ही हैं जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है। उसके अलावा पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। यानी मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन भी है, प्राचीन और प्रमाणिक भी है। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी जो वेद जिसके बारे में ऊपर बताया गया वो स्त्रियां शूद्र नहीं पढ़ सकते थे। शूद्र जो है नीचे माने जाते थे, लेकिन पुराण उन्हें सुन सकते थे, यानी उन्हें पुराण सुनने की छूट थी। और पुराणों का पाठ जो है पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, मंदिरों में पाठ करते थे पुराणों की। उसके बाद यूनानी रोमन लेखक जो है, इनके यात्रा वृत्तांत जो है, इनमें जो कुछ इम्पोर्टेंट लेखक हैं जैसे कि टीसीएस, ईरान के राजवेद था। और इनके जो भी रचनाएँ हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो इन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया है जिसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी हो सके, जैसे कोई डिस्क्रिप्शन हो सके। कहाँ से थे, ईरान के राजवेद थे, बस इतना इसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
उसके अलावा हेरोडोटस की बात की जाए तो इतिहास का पिता माना जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी बीसी में भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है। इनकी पुस्तक कौन सी हिस्टोरिका, इसमें क्या बताया गया है, 5वीं शताब्दी बीसी में भारत फारस के संबंध का वर्णन है। उसके अलावा 3 लेखक हैं, निरियाकस, आनेसिक्टस तथा आस्ट्रोबुलस। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक हैं। इन्होंने जो रचनाएं की हैं उसमें हमें कुछ जानकारी समय के काल के बारे में मिलती है। तो सिंपल जो हमारे लिए क्वेश्चन हो सकता है वो निरियाकस, आनेसिक्टस या आस्ट्रोबुलस किस समय के लेखक हैं, तो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक हैं। उसके अलावा मेगास्थनीज, ये जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आए थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक जो लिखी है उसका नाम इंडिका। इंडिका किसके द्वारा रचित है, मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। कि कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आए थे, चंद्रगुप्त के समय में आए थे। और उसमें जो इन्होंने पुस्तक लिखी इंडिका, उसमें मौर्य समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। उसके अलावा डाइमेकस जो है ये एक सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य से संबंधित है। डायनोसियस जो है ये मिस्र के राजा टालमी फिडेफेल्स का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। और उसके अलावा टालमी, इन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। तो भारत का भूगोल का जो रचनाकार है कौन है, टालमी। प्लिनी जो है इन्होंने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, प्लिनी ने। उसके अलावा कुछ चीनी लेखक भी हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि फाहियान जो है ये चीनी यात्री जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और ये मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में इन्होंने किया है। उसके अलावा संयुगन जो है ये 518 डीसी में भारत आया था, ये 518 ईस्वी में आया था और इसने 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्राप्ति की इकट्ठा की। 3 वर्षों तक भारत में रहा, जिसका जो इन्होंने जो कार्य किया बौद्ध धर्म की प्राप्ति को इकट्ठा किया। उसके अलावा हुएनसांग जो है ये 15 साल तक भारत में था, यानी 629 से 645 ईस्वी तक। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसके साथ साथ भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र ले जाने के लिए यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हुएनसांग जो है किसके शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। कितने समय तक था, तो 629 से 645 तक। उसके अलावा इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया भी। इसका भ्रमण वृत्तांत जो है उसको किस नाम से परिचित है, सीयूकी नाम से परिचित है, सीयूकी। आगे बात करें इत्सिंग जो है यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया, नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बारे में बताया इसने अपने जो भी इन्हें बताया लिखा है उसमें बताया यात्रा वृत्तांत में। अल-बरूनी कौन था, ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये एक अरबी लेखक, अरबी में लिखी गई, इसने अरबी में लिखी है कृति जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहफ़ीक़-ए-हिंद। ये किताबुल हिंद किसके द्वारा रचित है, अल-बरूनी के द्वारा रचित है। ये कौन है, ये एक लेखक है जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तहक़ीक़-ए-हिंद जो है इसको भारत की खोज कह सकते हैं हिंदी में। इसमें जो है क्या मिलता है हमें, तो इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तरंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। कंग्यूर तथा तरंग्यूर आप याद रख सकते हैं। दोनों की रचना किसके द्वारा की गई है, तारानाथ के द्वारा की गई। तारानाथ कौन था, एक तिब्बती लेखक था। मार्को पोलो जो है 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या की यात्रा पर आया, यानी पांड्य देश की यात्रा पर आया और इसका विवरण जो है वो पांड्य इतिहास के लिए उपयोगी है। प्रत्नतत्व संबंधी जो साक्ष्य हैं उनकी बात की जाए तो उसमें अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी। किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और पहला अभिलेख जो है वो बेगाज कोई का अभिलेख है जो कि 1400 BC का है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और नासत यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। उसके अलावा यवन राजदूत हिलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ जो है इसमें मध्य भारत के भागवत धर्म में विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। हाथीगुम्बा अभिलेख जो है इसमें सर्वप्रथम भारत का जिक्र है, यानी इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। उसके अलावा सोहवरा अभिलेख जो है उसमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की जानकारी देने वाला स्तंभ है ये सोहवरा अभिलेख। तो इसमें से आपके जो भी अभिलेख आप देख सकते हैं इसमें कोई भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। जैसे बोगास कोई अभिलेख जो है ये
किस ईस्वी का है? 1400 BC का है। और इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? इंद्रमित्र वरुण और नासत अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। इसी प्रकार अदर जो भी है यवन राजदूत का अभिलेख जो है गरुड़ स्तंभ, इसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जी किस अभिलेख में किया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सोगोर अभिलेख। उसके अलावा भीतरी स्तंभ जो है, भीतरी स्तंभ लेख, इसमें भारत पर होने वाले गौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है। एरर अभिलेख जो है ये शासन भानुगुप्त के समय का है और इसमें सती प्रथा का पहली बार लिखित साक्ष्य है। तो पहली बार लिखित साक्ष्य सती प्रथा का कहाँ में मिलता है? तो ये एरर अभिलेख में मिलता है। मंदसौर अभिलेख जो है इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। उसके अलावा कश्मीरी नौपाषाणी पुरास्थल ब्रह्म बुर्जहोम। बुर्जहोम क्या है? ये कश्मीरी नौपाषाणिक बुर्जहोम ये पुरास्थल है ये। इसमें गर्तवासिनी गड्ढाघर के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और प्राचीन सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के को कहा जाता है क्योंकि उन्हें आहत करके बनाया जाता था। इसे साहित्य में कसरपड़ भी कहते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने का काम किसके द्वारा शुरू हुआ? यवन शासकों ने किया। सिक्कों पे जो भी कुछ लिखा जाने लगा वो यवन शासकों के काल में लिखा जाने लगा। आर्किमेडू पुंडीचेरी के निकट है, पांडिचेरी के निकट। इसमें यहाँ पर रोमन सिक्के हमें प्राप्त हुए। तो आर्किमेडू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रोमन के सिक्के सबसे प्रथम कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये आर्किमेडू में प्राप्त हुए हैं जो पुंडीचेरी के निकट है। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और किस राजा के समय है क्या है ये इसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें किसी भी तरह की तिथि के बारे में नहीं बताया गया। ये कालिंग राज खखेल शासक के समय का है। उसके अलावा जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो है ये रुद्र दमन के समय का है। उसके अलावा नासिक अभिलेख जो है नासिक अभिलेख ये गुमती बालश्री के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त शासक के समय का है। उसके अलावा येहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय शासक के समय का है। मंदसौर अभिलेख जो है ये मालवा नरेश यशोधर्मन शासक के समय का है। ग्वालियर अभिलेख जो है ये प्रतिहार नरेश भोज के शासन काल का है। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख जो है ये स्कंदगुप्त शासन के काल का है। देवपाड़ा अभिलेख जो है ये बंगाल शासक विजय सेन के समय का है। तो इस समय के शासक के बारे में जो भी यहाँ पे इन अभिलेखों में जानकारी हमें प्राप्त होती है उसके आधार पर बताया जा सकता है कि किस शासन काल के समय का कौन सा अभिलेख है। और ये हमारे एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सिंपल सा पूछ सकता है मंदसौर अभिलेख जो है वो किस शासक के समय का है? तो मालवा नरेश यशोधर्मन शासक के समय का है। तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया जो भी यहाँ पे प्राचीन भारत के जो भी स्रोत हैं उसके बारे में बताया गया। और ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली से 1-2 क्वेश्चन होते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इतिहास काल के बारे में, यानी पुरापाषाण इतिहास के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना हमने डिस्कस किया है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे पूरा ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।